कि मीडिया के तमाम बंधुओं को एक बार काराकाट की धरती पर भी जाकर थोड़ा एहसास लेना चाहिए कि धरती पर क्या चल रहा है। तो धरातल की जो राजनीति होती है, वो धरातल के नेताओं के हिसाब से भी होती है कुछ। मीडिया में बने रहकर और एक बड़ी हस्ती का किसी जगह पर आ जाना और ख़ास तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहीं पर जीत दर्ज करना, इस तरह की घटनाएँ मेरी याद में कहीं नज़र नहीं आती हैं। अगर कोई इस तरह के नाम फ़ेम वाला आदमी है और अगर किसी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा होता है, उपेंद्र कुशवाहा जी के निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता अभी बिहार में हैं। ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। नितिन भारती जी, एक मेरा सवाल होगा, आप हराने की बात करें, पवन सिंह भले ही ना हरा पाए, लेकिन वो खेल बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से बातें सामने आ रही कि राजा राम सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा का मसला था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह चुनावी मैदान में कूदते हैं तो मामला त्रिकोणी हो जाता है। नमस्कार। पूरे देश समेत बिहार में 4 चरणों का जो चुनाव हुआ है उसमें हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक मिश्रा और साथ में राष्ट्र लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती जी। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं चौथे चरण को लेकर के, जो पूरे देश में हुआ और खास करके बिहार में हुआ, और क्या कुछ माहौल रहा चौथे चरण को लेकर के। हम शुरुआत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। तो सर, कल जो चौथे चरण का बिहार में चुनाव हुआ, जिसमें 5 सीटों को लेकर के चुनाव हुआ, तो क्या माहौल रहा? क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा और कितने सीटें जो हैं जो कि जेडीयू अपने कोटे में कब्जा करने में हासिल रही है? जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र कहा जा रहा था कि हॉट सीट माना जा रहा, ललन सिंह वर्सेस अशोक महतो, आगरा बनाम पिछड़ा। वहीं समस्तीपुर में शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, और जेडीयू कोटे से जो मशहूर हजारी हैं उनके बेटे सनी हजारे, तमाम सीटों को लेकर के सर कुछ क्या अपडेट है बताइए। विशाल, सीटों को लेकर तो बाद में बात करेंगे। चौथे चरण में जो बात चुनाव हुए हैं उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन देखिए ये बात तय है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, हार का अंतर जो है वो बहुत नहीं होने वाला है, जो मेरी समझ कहती है। बहुत कम वोटों के अंतर से ज्यादातर सीटों पर हार जीत का फासला होगा। अब वो एनडीए के उम्मीदवार जीते, वो चाहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार जीते, 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि एक प्रयोग किया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। अब आप मुंगेर की बात कर रहे हैं, मुंगेर में अशोक महतो को टिकट दिया, कहा जा रहा है आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई मुंगेर में। और एक प्रयोग किया लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण के अलावा, उससे आगे बढ़कर कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों पर उन्होंने भरोसा जताया है, और यहां तक कि नवादा में उनको अपनी पार्टी के नेता विनोद यादव की बगावत झेलनी पड़ी और वहां उन्होंने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट दिया। मैं नहीं जानता ये प्रयोग कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, लेकिन अगर MY के साथ के का प्रयोग सफल हुआ, MY के साथ कुशवाहा का प्रयोग सफल हुआ लालू यादव का, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं जानता सफल होगा कि नहीं सफल होगा, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर सफल हुआ विशाल, तो बिहार की राजनीति में यह एक स्थापित सत्य बन जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उनका आधार वोट बैंक है वो खिसका है, और भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम कोशिशें की हैं, बहुत प्रयास किए हैं, भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। तो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा होगा इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लालू का प्रयोग सफल हुआ कि नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग में सफल रही है कि नहीं सफल रही है। अब लोकसभा चुनाव चौथे चरण की बात हम करते हैं। कल जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव था, उन 5 लोकसभा सीटों में से 4 मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर थी। आपने जिक्र किया भी, नीतीश और मोदी सरकार के 4 मंत्रियों की साख पूरी तरह से दांव पर लगी हुई थी। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और तमाम लोगों की साख दांव पर थी। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, एक की बिटिया चुनाव लड़ रहे हैं, एक के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की साख भी दांव पर। ललन सिंह की पार्टी में स्वीकार्यता घटती रही है, ये आप सबने देखा है, और शायद नितिन भारती जी भी
हमसे सहमत होंगे, जो साख ललन सिंह की जेडीयू में रही है वो घटती रही है। तभी अशोक चौधरी और ललन सिंह की भिड़ंत की खबरें आ जाती हैं, तभी कई बार ललन सिंह से दूसरे पार्टी के दूसरे नेता भिड़ जाते हैं। पार्टी के पोस्टरों से, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के पोस्टरों से ललन सिंह की तस्वीर गायब हो जाती है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है। तो अगर मुंगेर सीट हाथ से फिसली तो फिर ललन सिंह का बहुत कुछ फिसल सकता है। ये इस बात का खतरा भी ललन सिंह पर है। तो ये 4 चरण का जो लोकसभा चुनाव है इसमें मैं यही देख पा रहा हूं। बाकी कहना बहुत मुश्किल है किसके खाते में कितनी सीटें और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बहुत कांटे की लड़ाई मैं तो मानता हूं। जी विशाल। अच्छा, जिस तरीके से शाम्भवी चौधरी को लेकर के और फिर महेश्वर हजारी जो उनके जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, लगातार बातें सामने आ रही थी 4 जून के बाद उनकी छुट्टी करा दी जाएगी। तो क्या अभी भी माना जाए कि 4 जून के बाद छुट्टी है? क्योंकि महेश्वर हजारी जो लोग उम्मीद करके बैठे थे कि वो पार्टी छोड़ करके यानी जेडीयू को छोड़ करके फ्रंट फुट पर आएंगे, बेटे के लिए बैटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं देखिए, 4 जून के बाद छुट्टी हो जाएगी महेश्वर हजारी की, ये बिल्कुल तय है। अब जब नीतीश कुमार ने ही कह दिया है, वो पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू में नीतीश कुमार से बड़ा कौन है। और बाकायदा उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी चुनावी सभा में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो इधर उधर कर रहे हैं हमारी उम्मीदवार के खिलाफ, हम चुनाव बाद उनसे मुक्ति पा लेंगे। किसके बारे में कहा? महेश्वर हजारी के बारे में ही कहा। और महेश्वर हजारी पहले तो परोक्ष रूप से अपने बेटे की मदद करते रहे। बाद में ये खबर सामने आई कि जब वोटिंग का समय नजदीक आया तो वो खुलकर एक तरह से सामने आ गए। रात में वो अपने बेटे के लिए वोट मांगते रहे, जो चर्चा सामने आती है, जो खबर सामने आती है हाजीपुर को लेकर। तो इस तरह की तस्वीर है। तो महेश्वर हजारी का जाना तो बिल्कुल अब तय नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नितिन भारती जी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, सवाल होगा काराकाट में क्या खेला चल रहा है? नितिन जी, जिस तरीके से पवन सिंह वहां पर उतर करके मामला को त्रिकोणीय बना दिया है, पवन सिंह वोट काटेंगे तो वो एनडीए का वोट काटेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी मुश्किलें हैं काराकाट में? देखिए विशाल जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि काराकाट को लेकर मीडिया जगत में जितनी चर्चाएं हैं, मुझे लगता है कि मीडिया के तमाम बंधुओं को एक बार काराकाट की धरती पर भी जाकर थोड़ा एहसास लेना चाहिए कि धरती पर क्या चल रहा है। तो धरातल की जो राजनीति होती है वो धरातल के नेताओं के हिसाब से भी होती है। कुछ मीडिया में बने रहकर और एक बड़ी हस्ती का किसी जगह पर आ जाना और खास तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहीं पर जीत दर्ज करना, इस तरह की घटनाएं मेरी याद में कहीं नजर नहीं आती हैं। अगर कोई इस तरह के नाम फेम वाला आदमी है और अगर किसी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा होता है तो वो एक अलग विषय होता है। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, लोकसभा का चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव होता है, जहां हर एक बूथ से पर जो है आपके संगठन की जरूरत होती है। और तब जाकर अगर आप यह कहना चाहते हैं कि कोई पूरा का पूरा संगठन पवन सिंह के साथ खड़ा है तो फिर बात अलग होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, तमाम बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार वहां पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक दूसरे पक्ष का सवाल है, मैं आपको केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि भोजपुरी सिनेमा जगत में खेसारी लाल जी और पवन सिंह जी की जो लड़ाई है वो काफी फेमस रही है, लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कारण है कि यह जुगलबंदी इतने रोचक तरीके से सामने आई है? लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि खेसारी लाल जी का किस राजनीतिक परिवार के साथ काफी अच्छा संबंध रहा है और उनकी प्रतिबद्धता किस राजनीतिक दल के तरफ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस दिन पवन सिंह ने एक्स हैंडल पर यह घोषणा की थी कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, आपने देखा होगा कि पहला राजनीतिक कमेंट किसका आया था? वो मृत्युंजय तिवारी थे, जो निकल कर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको खड़ा किया। उनको कैसे पता? क्या उनके ड्राइंग रूम में यह डिस्कशन हुआ था? तो मैं यही कह रहा हूं कि यह जो खेल किया जा रहा है, जी करती है। भाजपा का चिराग मॉडल बड़ा चर्चित रहा है बिहार में, इसीलिए सवाल उठ रहे थे बीजेपी का ही चिराग मॉडल तो नहीं है।
देखिए अभिषेक जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा कुछ सवाल है, अगर आप उसका जवाब देंगे तो शायद आपके सवाल का जवाब उसी में निहित होगा। आप यह जानते हैं कि इस प्रदेश में कुछ समाज ऐसा है जिसकी राजनीतिक इच्छाएं काफी प्रबल हैं और बहुत स्ट्रांगली वो अपनी इच्छाओं पर विश्वास करता है, जिसमें से कुशवाहा समाज भी एक है। और कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता और सबसे बड़े नेता कौन है, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता अभी बिहार में हैं। ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है नितिन भारती जी। लेकिन जाते जाते एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। खुश तो बहुत होंगे, अब भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। जो खबर सामने आ गई है, पवन सिंह को पार्टी से निकाला जा रहा है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास है। मैं अभिषेक जी, मैं देखिए बहुत ईमानदारी से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं, मेरी पार्टी और मेरा गठबंधन, हम लोग अपनी मेहनत पर विश्वास कर रहे हैं। चाहे कोई भी आए, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या कोई भी हो, हम लोग यह विश्वास करते हैं कि यदि हमारा व्यक्तिगत कनेक्ट, हमारी पार्टी का, हमारे उम्मीदवार का कनेक्ट जनता और वोटर्स के साथ होगा तो चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए। आपने देखा कि मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया, तो वो पर्सनल कनेक्ट जब तक दिल्ली में, जब 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित, और मनोज तिवारी ने जाकर वहां हराया क्योंकि पूरा संगठन और मतदाताओं ने उनको स्वीकार किया। ठीक उसी तरह से इस प्रदेश के चंद बड़े नेताओं में से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने 5 साल वहां मेहनत की है। और आज जब हम वहां जा रहे हैं तो अपने द्वारा किए गए कामों को सामने रख कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले नितिन जी, एक मेरा सवाल होगा। आप हराने की बात करें, पवन सिंह भले ही ना हरा पाए, लेकिन वो खेल बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि राजा राम सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा का मसला था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह चुनावी मैदान में कूदते हैं तो मामला त्रिकोणी हो जाता है और वो जीते भले ना जीते, लेकिन पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं, जो ऐसा कई रणनीतिकार बताते हैं। आपकी बात में समझ गया। मैं उस समय अभिषेक जी के प्रश्न का पूरा जवाब दे देता तो शायद आपका ये प्रश्न उठता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति जब होती है ना तो वो समेकित होती है। बिहार में केवल काराकाट पे चुनाव नहीं हो रहा है, बिहार की उन तमाम सीटों पर चुनाव हो रहा है जहां म्यूचुअल वोटिंग होगी तभी लोग जीतेंगे। अगर एक जगह कोई एक समाज किसी के विरोध में खड़ा होता है तो यह स्वाभाविक रूप है कि दूसरी जगह यहाँ का समाज जिसने नुकसान झेला है वो उसका प्रतिकार लेता है। तो ये बात अच्छी तरह लोग समझ रहे हैं कि इस गठबंधन में हमारी जो दावेदारी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, और इसके लिए हर एक सीट पर समेकित रूप से काम करने की जरूरत होगी। ये हर समाज सोच रहा है। तो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के मोदी के द्वारा जिस उम्मीदवार का नाम एनडीए प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया हो, उससे अलग हटकर वो तमाम जनता जो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहती हैं, वो किसी तरह के कंफ्यूजन में रहेंगी, और इसलिए ये वोट कटुआ वाली स्थिति होने की भी संभावना नहीं है। विशाल नहीं है तो चलिए, रिपोर्ट में इस पूरी चर्चा में इतना ही। विशाल, आपका भी धन्यवाद, और नितिन भारती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।